Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 5th of August 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is: a nurse identifies which clinical indicator of parasympathetic dominance in client under stress. जब जब कोई पर्सन किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट आने पर इनमें से कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट में स्ट्रेसफुल सिचुएशन के दौरान पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो उसमें कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी। क्या उसे कॉन्स्टिपेशन होगा, गूज बम्स होंगे, एक्सेसिव एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन होगा या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे। हमारे शरीर के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, किसी मुश्किल भरी सिचुएशन में होते हैं, करो या मरो, डू और डाई की सिचुएशन में होते हैं, तब इस सिचुएशन के अंदर हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये एक्टिवेट होता है और इस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही हमारी बॉडी उस डेंजर या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाती है। और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाता है, माइंड अलर्ट हो जाता है, प्यूपिल्स डायलेट हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे सारे सेंसेस बेहतर काम करने लगते हैं। तो ये सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है, जो कि मोस्टली डेंजर सिचुएशन के अंदर एक्टिवेट होता है। अब जब डेंजर खत्म हो जाता है, अब हम कंफर्टेबल हैं, खतरा टल चुका है, अब नॉर्मल पोजीशन में हम आ रहे हैं, तो उस समय हमारा ये जो नर्वस सिस्टम है, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये अपना फंक्शन कम कर देगा और अब बॉडी को नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा। ये अब डेंजर खत्म होने के बाद बॉडी को संभालेगा, रिलैक्स करेगा, पहले की तरह नॉर्मल लाने में हेल्प करेगा। हार्ट बीट कम करेगा, बीपी डिक्रीज करेगा, प्यूपिल को नॉर्मल साइज में लेकर आएगा। इसके अलावा मेंटली हमें जो बहुत अलर्ट मोड में आए थे उसे भी नॉर्मल करने की अ, कोशिश करेगा। इस तरह से ये सभी पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस में आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के काम होते हैं। यहाँ पर अब इन्होंने इस तरह से क्वेश्चन को पूछा है कि कोई अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और वहां पर अचानक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ये जीआईटी के सभी फंक्शंस को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। यानी इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम कर देगा, यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम कर देगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कम करवा देगा। इसके अलावा भी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, उन्हें वो कम कर देता है। लेकिन जैसे ही हम कंफर्टेबल पोज़ीशन में आ जाते हैं, खतरा टल जाता है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर जीआईटी के फंक्शन को बढ़ा देता है, जिसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ने लगेंगी, जीआई सिक्रीशंस भी बढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 को हम सही मानेंगे। रिमेनिंग ऑप्शंस की भी बात कर लें। हमारा जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वहां पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स बढ़ती हैं और इसकी वजह से डायरियल कंडीशंस हो सकती हैं, ना कि कॉन्स्टिपेशन। तो ये ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। ऑप्शन 2 के अंदर गूज बम्प्स लिखा गया है। आपने अ, ये चीज महसूस ही होगी जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, किसी डरावनी सिचुएशन में होते हैं, जब हमें डर लगता है तो हमारे जो रोंगटे हैं, मतलब छोटे जो बाल होते हैं, वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। इस कंडीशन को गूज बम्प्स कहा जाता है। किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर अगर हमारे हमारे जो छोटे बाल हैं बॉडी के, वो खड़े हो जाएं, स्ट्रेट स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएं,
ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पाइलोरम मसल्स, तो ये कंडीशन गूप्स बम्प्स कहलाती है और ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में देखने को मिलता है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने के कारण होता है, ना कि पैरासिम्पैथेटिक के कारण। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर हमारे हार्ट को तेज पंप करवाने के लिए, बॉडी में ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए एपिनेफ्रिन का रिलीज बढ़ जाता है और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, ना कि पैरासिम्पैथेटिक का। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what nursing action is essential when client experiences hemianopsia as the result of left ischemic stroke? अगर किसी क्लाइंट को लेफ्ट इस्चेमिक स्ट्रोक हो जाए और इसकी वजह से उसमें हेमी एनोप्सिया जैसी कंडीशन डेवलप हो जाए, तो आप कौन सा इंटरवेंशन करेंगे? ऑप्शन वन, प्लेस ऑब्जेक्ट विद इन द विजुअल फील्ड। आप सभी ऑब्जेक्ट्स को क्लाइंट के विजुअल फील्ड में रखेंगे ताकि वो उन्हें देख सके। ऑप्शन टू, टीच पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। आप उसे पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कैसे करनी है इसके बारे में बताएंगे। ऑप्शन थ्री, इंस्टिल आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स इनटू अफेक्टेड आई। हमें अफेक्टेड आई के अंदर टीयर्स प्रोड्यूस करवाने वाली मेडिसिन इंस्टिल करनी है, डालनी है। ऑप्शन फोर, रिड्यूस टाइम क्लाइंट इज पोजीशनड ऑन लेफ्ट साइड। हमें क्लाइंट को बाईं करवट पर या लेफ्ट साइड में कम से कम रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेमी एनोप्सिया कंडीशन क्या होती है। हेमी एनोप्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ हाफ विजुअल फील्ड। यहां पर नोट कर लीजिएगा, लॉस ऑफ हाफ विजन या विजुअल कर सकते हैं फील्ड। अगर किसी क्लाइंट को आंख के आधे हिस्से से अगर दिखाई दे रहा है और आधे से नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इसे हेमी एनोप्सिया के नाम से जानते हैं। और इस कंडीशन के होने पर हम क्लाइंट को जिस जगह पर दिखाई दे रहा है उस जगह पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं ताकि वो उसे आसानी से देख सके। स्ट्रोक वह कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन तक ब्लड लेकर आ रही ब्लड वेसल में रुकावट के कारण ब्लड ब्रेन के उस एरिया तक नहीं पहुंच पाता और ब्रेन सेल की डेथ होने के कारण ब्रेन के उस एरिया के फंक्शंस रुक जाते हैं। और यही चीज जो है क्लाइंट के साथ हुई है। क्लाइंट को लेफ्ट इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ जिससे उसका जो ब्रेन का वो हिस्सा प्रभावित हुआ जो कि देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल था और उसकी वजह से क्लाइंट में हेमी एनोप्सिया जैसी कंडीशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज length of catheter need to insert into stoma while performing colostomy irrigation। कोलोस्टोमी इरिगेशन के दौरान आपको कितना कैथेटर इंसर्ट करना चाहिए? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए 10 सेंटीमीटर आप कैथेटर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बेरियम स्वेलो द टाइप ऑफ बेरियम यूज्ड इज। बेरियम स्वेलो टेक्निक में हम कौन सा बेरियम इस्तेमाल करते हैं? बेरियम सल्फेट, बेरियम मेटा बाइसल्फेट, बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम सिट्रेट। हमारे बॉडी में अपर जीआई सिस्टम के अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इस चीज़ को पता करने के लिए हम क्लाइंट को बेरियम नामक सब्सटेंस को स्वेलो कराते हैं और फिर उसका एक्सरे कराया जाता है। शरीर के जिस जिस हिस्से से होकर बेरियम गुजरता है वहाँ पर एक ब्राइट इमेज देखने को मिलती है और जिस जगह से आगे बेरियम नहीं जा पाता
तो उसके बाद वाले एरिया में डार्क इमेज देखने को मिलती है और इससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है या लीकेज है या कोई और एबनॉर्मेलिटी है। इस तरह से हम बेरियम स्वैलो प्रोसीजर को करते हैं और इस प्रोसीजर के अंदर जो बेरियम का टाइप यूज़ किया जाता है वो है ऑप्शन ए में बताया गया बेरियम सल्फेट। बेरियम स्वैलो टेक्निक के लिए बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। Next question is, what is the correct order of meninges from inside towards outside? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो कवरिंग पाई जाती हैं, जो लेयर्स पाई जाती हैं, उन्हें मेनिंजियल लेयर के नाम से जाना जाता है। ये मेनिंजेस या मेनिंजियल लेयर्स अंदर से बाहर की तरफ किस ऑर्डर में होती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ड्यूरा, एरेक्नॉइड, पाइया। ऑप्शन बी पाइया, एरेक्नॉइड, ड्यूरा। ऑप्शन सी एरेक्नॉइड, ड्यूरा, पाइया। ऑप्शन डी एरेक्नॉइड, पाइया, ड्यूरा। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इनसाइड से आउटसाइड की तरफ हम जब चलते हैं तो सबसे पहले पाइया मैटर आता है, फिर मिडिल लेयर आती है एरेक्नॉइड और सबसे बाहर वाली लेयर होती है ड्यूरा मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन पोजीशन इन चाइल्ड विथ टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट कंडीशन के होने पर बच्चे को कौन सी पोजीशन देना सबसे सही माना जाएगा? स्क्वैटिंग, प्रोन, सुपाइन या फिर साइडलाइन? टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट बच्चे के अंदर 4 हर्ट डिफेक्ट्स का एक साथ मौजूद होना माना जाता है और ऐसे बच्चों में बार-बार आपको साइनोटिक एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, साइनोसिस देखने को मिलता है। इसमें बच्चे की स्किन नीली पड़ने लगती है और ऐसी सिचुएशन के अंदर हम बच्चे को स्क्वैटिंग पोजीशन में लेकर आते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड है, वो पूरी हो सके। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। स्क्वैटिंग पोजीशन दिलाने के लिए आप बच्चे को सिंपली इस तरह से बैठा देंगे। बच्चा इस तरह से बैठेगा तो ये चीज़ जो है स्क्वैटिंग पोजीशन के रूप में जानी जाती है, जिसमें उसकी बॉडी का जो सारा वज़न है उसके दोनों पैर के पंजों के ऊपर रहता है। इस तरह से बैठना स्क्वैटिंग पोजीशन कहलाता है। अब बात करते हैं कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट कंडीशन के अंदर कौन-कौन से हार्ट डिफेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले आता है आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस। सेकंड नंबर पर आता है आपका ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा। थर्ड नंबर पर आता है आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और लास्ट आता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। आप टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के इन 4 डिफेक्ट्स को याद रखने के लिए POVR नामक मिनेमोनिक को याद रख सकते हैं। P से पल्मोनरी स्टेनोसिस, O से ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा, V से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और R से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। Next question is, which of the following physiologic needs of the greatest priority according to Maslow's hierarchy of needs? Maslow's hierarchy of needs के अनुसार सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कौन सी है? ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी पर कौन सी चीज़ होती है? वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन? मास्लोज ऑफ हायरार्की का इस्तेमाल करके हम पेशेंट की आवश्यकताओं को प्रायोरिटाइज करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी सबसे पहली आवश्यक चीज़ है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के हम सांस नहीं ले पाएंगे और फिर हमारी डेथ होना निश्चित है। तो प्रायोरिटी वाइज ऑक्सीजन इज मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्पेस कॉल्ड
फाउंड बिटवीन टू प्लूरल कैविटीज। हमारी दो प्लूरल कैविटीज के बीच के स्पेस को क्या कहा जाता है? ये मान लीजिए आपका लंग्स हैं, ये लंग्स के चारों तरफ पाए जाने वाली चेस्ट वॉल है, इनके बीच का स्पेस प्लूरल कैविटी है। अब इन दोनों प्लूरल कैविटी के बीच में ये जो स्थान है, इसे आप क्या नाम देते हैं? सिरोसा, पेराइटल, मीडियास्टाइनम या फिर सोलियस? ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज कॉल्ड मीडियास्टाइनम। दो प्लूरल कैविटीज या दो लंग्स के बीच का स्थान जहां पर आपका हार्ट मौजूद रहता है, उसे मीडियास्टाइनम या मीडियास्टाइनल कैविटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, all of the following are risk factors for hyperemesis gravidum in pregnancy except प्रेगनेंसी के दौरान हाई वॉमिटिंग एपिसोड्स का होना हाइपर एमेसिस ग्रेविडम है, और इस कंडीशन के लिए कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है ये आपको बताना है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, फैमिली हिस्ट्री, मोलार प्रेगनेंसी या फिर मल्टी ग्रेविडा वुमेन। अगर कोई फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, यानी प्रीमी ग्रेविडा है, तो उसके अंदर हाइपर एमेसिस ग्रेविडम कंडीशन के होने की रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। बल्कि इसके बाद की प्रेगनेंसीज के अंदर, यानी मल्टी ग्रेविडा वुमेन के अंदर हाइपर एमेसिस ग्रेविडम डेवलप होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आप चाहें तो इसके अलावा नोट कर सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एससीजी हार्मोन ज़्यादा बनता है, तो ये हाइपरेमेसिस ग्रेविडम पहले 3 महीनों में प्रेगनेंसी के देखने को मिलती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगर मदर का बॉडी वेट कम है तो उसे हो सकता है। यंग एज के अंदर अगर प्रेगनेंसी अचीव की जाती है तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। फैमिली हिस्ट्री में अगर ये चीज़ है तो हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को हाइडेटिडिफॉर्म मोल है या मोलार प्रेगनेंसी है तो वहाँ पर हो सकता है। और अगर किसी फीमेल के वूम्ब में एक से ज़्यादा बेबीज़ मौजूद हैं, यानी मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, तो भी उनके अंदर हाइपरेमेसिस ग्रेविडम कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while performing colostomy irrigation, what is the maximum height at which fluid container can be kept? कोलोस्टोमी इरिगेशन परफॉर्म करने के लिए कितनी हाइट पर आप कैन को, कंटेनर को रख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर? कोलोस्टोमी प्रोसीजर हमारी इंटेस्टाइन में बनाया गया एक होल होता है, एक ओपनिंग होता है, जिसके थ्रू हम स्टूल को डायरेक्टली एब्डोमेन एरिया से ही बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रोसीजर में इस कोलोस्टोमी एरिया को क्लीन करने का जो प्रोसीजर होता है उसे कोलोस्टोमी इरिगेशन कहते हैं। और इसके लिए जो फ्लूइड यूज किया जाता है, कंटेनर यूज किया जाता है, उसे कोलोस्टोमी साइड से आप मैक्सिमम 45 सेंटीमीटर की हाइट पर रख सकते हैं, या आप कहें तो 18 इंचेस हाइट पर रख सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा इसे ऊपर रखा तो ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स को बढ़ा सकता है, जिससे क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। सो ऑलवेज कीप द कंटेनर at the maximum height of 18 inches or 45 centimeters. Next question is, which is the common agent responsible for infantile diarrhea? 1 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया डिजीज के लिए सबसे कॉमन रिस्पॉन्सिबल एजेंट कौन सा होता है? रोटावायरस, एंटमोइबा हिस्टोलाइटिका, ई कोलाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, रोटावायरस। याद रखिएगा, इन्फेंटाइल डायरिया का सबसे बड़ा कारण रोटावायरस इन्फेक्शन को माना जाता है।
और इस रोटा वायरस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जिसे हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं और ये इसकी जो डोज़ होती है वो होती है 5 ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ CSF means cerebrospinal fluid is produced in, इनमें से किस जगह से CSF का प्रोडक्शन होता है? ऑप्शन ए कोरोइड प्लेक्सिस से, ऑप्शन बी एरेक्नोइड विलाई से, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा से, ऑप्शन डी ऑप्टिक डिस्क से। हमारे ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, इनमें से एक होता है लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल होता है एक। इस लेटरल वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क पाया जाता है। ब्लड कैपिलरी नेटवर्क पाया जाता है। वहीं से आपका CSF का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब इस ब्लड कैपिलरी नेटवर्क का नाम आप बताएं, इसे क्या कहा जाता है? यस, एग्जैक्टली, इट इज कोरोइड प्लेक्सस। इन ब्लड कैपिलरी नेटवर्क को हम कोरोइड प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। प्लेक्सस का मतलब एक तरह से बंडल होता है जिसमें खूब सारी नर्व्स या ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। तो कोरोइड प्लेक्सस एक ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है जो कि लेटरल वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में पाया जाता है। यहीं से CSF का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी nurse consideration when caring for a client with rheumatoid arthritis? आप जब किसी rheumatoid arthritis के पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यहाँ पर क्या होगी? सर्जरी, कंफर्ट, एजुकेशन, मोटिवेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, कंफर्ट। जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं इनमें जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो हमारे लिए यहाँ पर क्लाइंट के पेन को कम करना, उसे कंफर्ट में लेकर आना, ये प्रायोरिटी रहता है। सो ऑप्शन टू इज करेक्ट हियर। ऑप्शन वन के अंदर सर्जरी कहा गया है। सर्जरी उस केस में की जाती है जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से कोई डिफॉर्मिटी हो जाए जिससे कि बिल्कुल भी क्लाइंट मूवमेंट नहीं कर पाए, तो थोड़ी बहुत मूवमेंट करवाने के लिए हम जॉइंट की सर्जरी कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा पेन को हम प्रायोरिटी देंगे। ऑप्शन 3 के अंदर कहा गया है कि एजुकेशन। एजुकेशन या मोटिवेशन क्लाइंट को आप तभी दे सकते हैं जब वो बिल्कुल मेंटली स्टेबल हो, दिमाग से शांत हो। यहाँ पर तो क्लाइंट को अगर मान लीजिए बहुत सीवियर पेन हो रहा है, आप उसे एजुकेशन या मोटिवेशन देना चाहेंगे तो वो आपकी बातों पर कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएगा। डिस्कम्फर्ट और पेन के कारण वो इरिटेशन में चला जाएगा। सो आपको पहले उसके कंफर्टेबल पोजीशन में लाना है, कंफर्टेबल वे में लेके आना है, उसके बाद आप दूसरी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडम। अगर प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान वुमन को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो ये कंडीशन हाइपरेमेसिस ग्रेविडम के नाम से जानी जाती है। और इस कंडीशन के होने पर कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, इंक्रीज वॉमिटिंग। ऑप्शन बी, डिहाइड्रेशन। ऑप्शन सी, कॉर्साकॉफ साइकोसिस। ऑप्शन डी, लो ब्लड प्रेशर। अगर आप ऑप्शन वन को चुन रहे हैं तो ये आपका
ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर टर्म पर गौर कीजिएगा, कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप डिहाइड्रेशन चूज कर रहे हैं तो भी ये आपका आंसर सही नहीं है। अगर आप ऑप्शन डी चुन रहे हैं तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। अगर किसी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है और तो उसकी बॉडी के अंदर वॉमिटिंग होने की वजह से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, वॉमिटिंग बढ़ सकती है। ये सभी हाइपरेमेसिस ग्रेविडम कंडीशन के दौरान देखे जाने वाले साइन एंड सिम्पटम्स हैं। जबकि आपसे कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछा जा रहा था, जो कि ऑप्शन सी माना जाएगा, कोर्साकॉफ साइकोसिस। याद रखिएगा, जब भी वुमेन को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो उसकी बॉडी से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के लॉस के कारण विटामिन लॉस भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, कोर्साकॉफ साइकोसिस जैसे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा अदर कॉम्प्लिकेशंस में स्टमक के अंदर अल्सर्स का होना, इसोफेजियल टियर का होना, यानी कि इसोफेगस में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग के कारण टियर हो सकता है, फट सकती है। इसे हम मेलियोलरी वेसी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा लीवर फेलियर हो सकता है, कन्वल्जन्स आ सकते हैं। ये सभी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडम के बाद देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following questioning technique opportunity to discuss, इनमें से कौन सी क्वेश्चनिंग की टेक्निक है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट से डिस्कस करने का मौका मिलता है? ऑप्शन ए रीस्टेटिंग, ऑप्शन बी प्रॉबिंग, ऑप्शन सी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ऑप्शन डी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब आप क्लाइंट को ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं तब क्लाइंट अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको डाटा देता है, अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताता है। जैसे कि आपने क्लाइंट से पूछा कि आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो आपको सारी चीज़ें बताएगा कि उसे ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये उससे डिफ़िकल्टी है, ये सब चीज़ें वो खुल कर बता पाएगा। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हमेशा अपॉर्च्युनिटी देते हैं डिस्कस करने की, और ये बेस्ट थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्सिंग केयर इन चाइल्ड विथ एक्स्ट्रॉपी ऑफ ब्लैडर इज, अगर किसी क्लाइंट में एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर है, यानी कि जन्म के समय उसका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बॉडी के अंदर ना होकर बॉडी से बाहर मौजूद है, तो ऐसी सिचुएशन में इस बच्चे को क्या केयर देंगे आप? ऑप्शंस आर ड्रेसिंग विथ नॉर्मल सेलाइन, ऑप्शन बी ड्रेसिंग विथ पेट्रोलियम जेली, ऑप्शन सी कवर विथ क्लीन प्लास्टिक wrap, ऑप्शन डी कैथेटराइज द चाइल्ड। यहाँ पर आपको नर्सिंग केयर के एस्पेक्ट में आंसर देना है, जो कि ऑप्शन सी माना जाएगा। हम क्लाइंट के जो कि बॉडी से बाहर मौजूद ब्लैडर एरिया है उसे प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे ताकि बच्चे में फर्दर इन्फेक्शन ना डेवलप हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following takes priority in planning nursing care for a client, किसी क्लाइंट की नर्सिंग केयर को प्लान करते समय सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर इनमें से किसे रखना चाहिए? फिजिशियन ऑर्डर को, नर्स कंडीशन को, क्लाइंट्स कंडीशन को, या हॉस्पिटल पॉलिसी को? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जब भी हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं किसी पेशेंट की केयर के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो होती है पेशेंट की कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन कैसी है,
उन्हें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है या ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपना नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एम्फाइमा? एम्फाइमा का क्या मीनिंग होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, collection of fluid in peritoneal cavity, collection of pus in pleural cavity, option D, new growth in lungs. अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया है तो ये आपका ऑप्शन गलत है। अगर प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो तो हम इसे प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली आपसे पूछा गया है कि प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन होना एम्फाइमा के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन सी में बताया गया है। एम्फाइमा इज अ कंडीशन इन विच पस इज कलेक्टेड इनटू द प्लूरल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइलोग्राफी? माइलोग्राफी क्या होता है? एक्सरे स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ बिलियरी सिस्टम या फिर रेडियो रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। माइलियोग्राफी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड का रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन किया जाता है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार की रुकावट या स्टेनोसिस तो नहीं, कोई ट्यूमर तो नहीं, कोई डैमेज तो नहीं। इन सब चीज़ों को पता करने के लिए माइलोग्राफी प्रोसीजर करवाया जाता है। इसके अंदर हम पेशेंट के सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर डाई इंजेक्ट करते हैं और फिर इस एरिया का एक्सरे लिया जाता है, जिससे हमें इन सब चीज़ों का डायग्नोसिस इजीली हो पाता है। So myelography is a radiographic examination of spinal cord. ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है एक्सरे स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इसे हम साल्पिंगोग्राफी के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर ट्यूबल पेटेंसी को असेस करने के लिए, इनफर्टिलिटी को पता करने के लिए ये प्रोसीजर करवाया जाता है। ऑप्शन सी के अंदर बताया गया है रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ बिलियरी सिस्टम। इसे हम कोलेंजियोग्राफी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है और लीवर, बाइल डक्ट आदि की स्टडी की जाती है। ऑप्शन डी के अंदर बताया गया है रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल्स। इसे हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nurse administers carbidopa levodopa to a client with Parkinson disease. Which therapeutic effect does the nurse expect the medication to produce? किसी पार्किंसन डिजीज से सफरिंग पेशेंट में कार्बिडोपा लेवोडोपा नाम की ड्रग देने से कौन सा थेराप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1, इंक्रीज द एसिटाइल कोलिन प्रोडक्शन। Option 2, regeneration of injured thalamic cells. Option 3, improvement in myelination of neurons. Option 4, replacement of neurotransmitter in the brain. The correct answer is option 4, replacement of neurotransmitter in the brain. हमारे ब्रेन के अंदर डोपामाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसकी कमी होने से पार्किंसन डिजीज हो जाता है। इस डोपामाइन
नामक न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा को बढ़ाने के लिए कार्बिडोपा लेवोडोपा नाम की मेडिसिन दी जाती है। यहाँ पर जो लेवोडोपा है ये एक प्रिकर्सर के रूप में काम करता है जो कि डोपामाइन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। सो इस वजह से हम ये मेडिसिन यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हाट वुड बी सीन। अगर किसी क्लाइंट को आप बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, मैसिव ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना दिया जाए। ऑप्शन सी और डी के अंदर रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं, तो ये आपके ऑप्शंस नहीं हो सकते। अब आपको ऑप्शन ए और बी में से अपना आंसर चूज करना है। आंसर जानने से पहले एग्जैक्ट मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहा जाता है इसे समझ लीजिएगा। अगर किसी क्लाइंट को ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें उसे 24 घंटे के अंदर 10 यूनिट या इससे ज़्यादा 10 यूनिट से ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ा हो, तो ये कंडीशन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रूप में जानी जाती है। अगर किसी पेशेंट को आप 24 घंटे के अंदर-अंदर 10 या इससे ज़्यादा यूनिट ब्लड लगा देते हैं, तो ये कंडीशन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रूप में जानी जाती है। और जो ब्लड प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस मौजूद होते हैं। एंटीकोगुलेंट के अंदर सिट्रेट सब्सटेंस होता है, जो कि बेसिकली क्या है, एक बेस है, यानी कि एल्केलाइन मीडियम कॉज करता है। तो जब आप क्लाइंट को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो एंटीकोगुलेंट की प्रेजेंस के कारण, एंटीकोगुलेंट सिट्रेट की अधिकता के कारण क्लाइंट को मेटाबॉलिक एल्किलोसिस कंडीशन डेवलप होगी। अगर आप ऑप्शन ए चुन रहे थे तो ये आंसर जनरल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन में सही है। जब आप किसी क्लाइंट को थोड़ा बहुत 1-2 यूनिट ब्लड चढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। तो उसके बाद में ब्लड मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन डेवलप हो सकती है। लेकिन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में ब्लड में क्लॉटिंग मैकेनिज्म रोकने के लिए जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं उसकी प्रेजेंस की वजह से बॉडी में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन डेवलप हो सकती है।